Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 17, Econometrics, chapter 16, topic 16.3, pooled OLS regression or constant coefficient मॉडल। अब हम जब भी पैनल डेटा के लिए OLS अप्लाई करते हैं तो वो उसको क्या कहते हैं, पूल OLS। अब हमारे पास जो प्रीवियस एग्जांपल था उसी एग्जांपल के लिए लाइक CIT इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 QIT प्लस बीटा 3 PFIT प्लस बीटा 4 LFIT प्लस IT। नाउ I किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा था, 1 2 3 4 5 6 till 6, और जो टाइम है हमारे पास t हमारे पास क्या 1 2 so on 15 तक। इसमें जो I यूज़ हो रहा है वो क्रॉस सेक्शनल के लिए यूज़ हो रहा था, क्रॉस सेक्शन वही एयरलाइन का एग्जांपल है क्रॉस सेक्शन। एंड T इज़ यूज फॉर टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा था ईयर कितने 1970 से 1984 तक, तो ये I1 से स्टार्ट टू 15। उसके बाद टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 90 हैं, और डेटा कौन सा है वो बैलेंस डेटा है, लॉन्ग पैनल डेटा है। और इसी तरह जो टोटल कास्ट है वो किस C इज इक्वल टू टोटल कास्ट, जो Q है वो रेवेन्यू गेन फ्रॉम पैसेंजर्स, और इसी तरह प्राइस ऑफ फ्यूल PF इज stand for price of fuels. After this LF stand for load factor, ये different variable है। U as the alert term, IT डिस्कस कर लिया, जो स्मॉल IT इसके साथ लिखे हैं। अब जब हम इसके लिए OLS अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास जो कोफिशिएंट हैं किस चीज़ के लिए, तमाम एयरलाइन के लिए, लाइक कोफिशिएंट फॉर ऑल क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। अब सेम हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं, और इसमें क्या डिफरेंशिएशन नहीं होता किस चीज़ के दरमियान। हर एक एयरलाइन, फॉर एग्जांपल 6 एयरलाइन है तो 6 एयरलाइन के जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होंगे, कोफिशिएंट हमारे पास सेम आएंगे। तो अगर सेम आते हैं कोफिशिएंट तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं कर सकेंगे। तो कि एक वन एयरलाइन गुड है दूसरे से, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेम जो कोफिशिएंट हैं उनकी वजह से। तो हमारे पास जो एजम्पशंस है कि ये डिफरेंस होंगे, तो हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ होगी किस चीज़ की, कि हम ये एज्यूम करें कि सारे सेम हैं। तो फिर भी हम क्या करेंगे, या हम ये भी नहीं कह सकेंगे कि ये गुड है या बैड है ऑन द बेसिस ऑफ पूल्ड OLS की वजह से फिर हम कंपैरिजन नहीं कर सकेंगे। क्योंकि नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेम हमें कोफिशिएंट देते हैं तमाम एयरलाइन के लिए। और इसमें क्या है फिर कि अगर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल क्या हो, नॉन स्टोकास्टिक है, और देन इशू नहीं होगा कि नॉन स्टोकास्टिक हो। लेकिन अगर क्या हो, स्टोकास्टिक हो, अगर स्टोकास्टिक हो, नॉन स्टोकास्टिक कि हम और
स्टोकास्टिक हो, रैंडम हो, वो रेंडमाइज वो कर सकता हो, स्टोकास्टिक हो, देन हमारे पास इशू आता है कि वो क्या, वो को रिलेट करता है एरर टर्म के साथ। अगर वो अनकोरिलेटेड विद एरर टर्म है तो देन हमारे पास इशू नहीं है, लेकिन अगर वो कोरिलेट करता है देन हमारे पास इशू आता है। अब हमें क्या, हमारे लिए क्या हो कि जो भी वेरिएबल है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, वो स्ट्रिक्टली क्या हो, स्ट्रिक्टली एग्जॉजनस हों, जो कि ना डिपेंड करते हों किस चीज़ पे, यू आई पे, वो करंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। इसी तरह अगर हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एरर टर्म क्या हो, एरर टर्म हमारे पास क्या हो, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जो एजम्पशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो ऑफ एरर टर्म की। इसी तरह मीन किस चीज़ के बराबर हो, ज़ीरो के बराबर हो, और जो कोवेरियंस है वो क्या हो, वेरियंस है वो क्या हो, वो कांस्टेंट हो। तो ये क्या, ये हमारे पास जो एजम्पशंस है एरर टर्म के वो होल्ड करते हों, देन हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये फिर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अदरवाइज अगर ये एजम्पशंस होल्ड नहीं करती एरर टर्म की, देन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हम इसे नहीं कह सकते। अब बुक कहता है कि हम क्या करते हैं कि हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं डेटा के थ्रू, हम उसके रिग्रेशन रन करते हैं, देन हमारे पास क्या इशू आते हैं, और वो रन किस बेस पे कर रहे हैं, वो ई व्यूज़ में रन कर रहे हैं। अब जो कि अब हमारे पास जो पूल्ड ओएलएस हम अप्लाई करते हैं तो वो हमें जो रिज़ल्ट बता रहा है अकॉर्डिंग टू द बुक जो बता रहा है, बुक ये बता रहा है कि हमारे पास जो प्रॉबिलिटी है वो भी हाईली सिग्निफिकेंट है। जो वेरिएबल की प्रॉबिलिटी है वो टी स्टेट सिग्निफिकेंट है। आर स्क्वेयर क्या है, टी स्टेट की वैल्यू, टी स्टेट की प्रॉबिलिटी की, वो सब हाई हैं लाइक दिस। अब इसको हम अगर डिस्कस करते हैं हेयर, क्या हमारे पास टी स्टेट की प्रॉबिलिटी की वैल्यू हाई है, सिग्निफिकेंट है, 0.05 से लेस है सब वेरिएबल की, और जो आर स्क्वायर है वो क्या है, वो भी हाई है। तो कन्वेंशनल जो क्राइटेरिया है वो ये कहता है कि हाँ ये मॉडल तो क्या है, ये अच्छा है। लेकिन अगर हम एक ही उसको देखते हैं डर्बन वाटसन, अब डर्बन वाटसन की वजह से फिर हम क्या कह सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई इशू है। वो इशू किस चीज़ का है, वो या ऑटो कोरिलेशन की है, अब या हमारे पास क्या है, स्पाइरल कोरिलेशन है डेटा में। तो इस वजह से हम फिर क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो हमने मॉडल चूज़ किया हुआ है, मॉडल स्पेसिफिकेशन में यही बात हुई थी, मॉडल चूज़ किया हुआ है, ये क्या हमारे पास फिर मिस स्पेसिफिकेशन या स्पेसिफिकेशन एरर है। तो इस वजह से हमारे पास फिर क्या आ सकता है कि मसला आ सकता है इस मॉडल में। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं कि जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है और द टाइम की थ्रू उसमें क्या चेंज आ सकता है, वो कैप्चर नहीं हो रहा, क्या कैप्चर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो या मॉडल है वो स्पेसिफिकेशन का वो बता रहे हैं कि हमारे पास इस बेस पे हम अगर जिक्र करते हैं तो ये तो हाईली सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये जो हमें ये बता रहा है सिर्फ डर्बन वाटसन, एफ स्टेट की वैल्यू हाई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्टेट हाई है, लेकिन इशू क्या है, ऑटो कोरिलेशन, देन इट्स मीन कि हमारे पास कोई ना कोई इशू है। तो वो इशू क्या है, अब बुक ने एक जिक्र किया हुआ है कि हेट्रोजिनाइटी क्या होती है। अब हेट्रोजिनाइटी का इशू शायद हो तो उस वजह से वो कैप्चर नहीं कर सकता। तो हमने इस मॉडल को जो यूज़ किया हुआ है, ये मॉडल क्या है, फिर हमारे पास अब हेट्रोजिनाइटी क्या
आइडिया है। हेट्रोजिनाइटी का मतलब क्या है? अब हेट्रोजिनाइटी जो 6 फॉर्म्स हैं इसका हम अलग अलग वो इफ़ेक्ट नहीं मालूम कर सकते। शायद ये रीज़न हो। क्यों? क्योंकि ये जो इन्होंने ज़िक्र किया हुआ ये कोफिशेंट है, ये तो सब के लिए हैं, 6 के लिए हैं कि आप जब रेवेन्यू ऑफ पैसेंजर इंक्रीज़ हो रही है, पॉजिटिव है, तो इसके साथ उसकी क्या डिपेंडेंट वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती जाएगी। अब ये क्या है, सिर्फ ये इस बेस पे, लेकिन हम जो इंडिविजुअल बात करें या हम कंपैरिजन करें तो वो ये कैप्चर नहीं कर सकते। अमंग द एग्जिस्टिंग एयरलाइन हम उन एयरलाइन के दरमियान फिर डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो इस बेस पे हमारे पास जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि हम क्या करते हैं कि एरर टर्म में भी कोरिलेट करता हो रिग्रेसर के साथ इस मॉडल में, देन हम इसको किस तरह एस्टिमेट कर सकते हैं, या अगर कोरिलेट करता है तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा। अगर इनकंसिस्टेंट किस बेस पे होगा, क्यों हो रहा है, वो इस बेस पे हो रहा है कि हमारे पास जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के एजम्पशंस हैं वो होल्ड नहीं हो रहे हैं। किस वजह से? कि कोरिलेशन है किस चीज़ के दरमियान, रिग्रेसर डिपेंडेंट वेरिएबल किस चीज़ के दरमियान, रिग्रेसर और एरर टर्म के दरमियान। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारा मॉडल जो हमने अप्लाई किया हुआ है ये क्या है, ये इनकंसिस्टेंस है। तो इसके लिए अगर हम इसको कैप्चर करना चाहते हैं तो वो किस बेस पे करेंगे। अब अगर ये इशू है तो इसको ख़त्म करने के लिए, या हेट्रोजिनाइटी जो जिक्र वर्ड यूज़ हुआ हेट्रोजिनाइटी, अब हेट्रोजिनाइटी का असल मतलब क्या है कि जो ये 6 एयरलाइन है इसमें डिफरेंस है या ये सब यूनिक हैं, होमो हैं। अब अगर ये हेट्रोजीनियस हैं, इसमें इंडिविजुअलिटी डिफरेंशिएशन बिहेवियर है, तो उसको कैप्चर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो प्रीवियस इक्वेशन है इसी में एक वेरिएबल इंक्रीज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, हेट्रोजिनाइटी को कैप्चर करने के लिए। अब हेट्रोजिनाइटी को कैप्चर करने के लिए ये CIT इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 QIT प्लस बीटा 3 PFIT प्लस बीटा 4 LFIT प्लस बीटा 5 इंटू MIT प्लस UIT। ये हमारे पास अब मॉडल चेंज हुआ। ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास अब हेट्रोजिनाइटी या टाइम इनवेरिएंट और टाइम कांस्टेंट को कैप्चर करना चाहते हैं। टाइम को हमने कांस्टेंट लिया या इनवेरिएंट लिया, लेकिन हमने किस चीज़ को, हम असल ज़िक्र किस चीज़ को, हेट्रोजिनाइटी को कैप्चर करते हैं कि टाइम के मुताबिक इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं आ रहा इस होल उसमें मॉडल में, लेकिन जो डिफ्रेंशिएशन आ रहा है इस बीटा के थ्रू, वो हेट्रोजिनाइटी क्या है, अक्रॉस द क्रॉस आएगी। क्रॉस क्या, जो फॉर्म क्रॉस सेक्शनल है, क्रॉस सेक्शन बेस पे आएगी। तो अब हेट्रोजिनाइटी को ऑब्ज़र्व करना, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अब अगर हम इस अनऑब्जर्व या हेट्रोजिनाइटी को इफ़ेक्ट को कैप्चर करना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ m, तो वो हमें बता सकता है कि ये हेट्रोजीनियस है या हेट्रोजीनियस नहीं है। अब बाय द रियलिटी इन्होंने जो वे किया हुआ है वो ये किया है कि लाइक अब CIT इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 FP प्लस बीटा 3 LFIT है, सबके साथ IT एंड Q हेयर एक Q भी है, और प्लस दिस प्लस UI। अब ये जो अल्फ़ा यूज़ किया गया है, अल्फ़ा किस चीज़ के लिए, उसी m के लिए यूज़ किया गया है। अब m क्या हमें दे रहा है,
एम के हमें बता रहा है, या ये अल्फ़ा आई ये अनऑब्जर्व्ड या वही हेट्रोजेनाइटी को बता रही है। तो अब हम फिर इसी बुक ने क्या किया हुआ है कि अगर इस हेट्रोजेनाइटी का ये जो फैक्टर है, हम अगर यू आई प्लस दिस इज इक्वल टू वी आई टी, अब ये दो चीज़ों का सम है वी आई टी, तो हमारे पास अब वी आई टी ये क्या बन जाएगा, सी आई टी इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू पी एफ आई टी प्लस बीटा थ्री एल एफ आई टी प्लस वी आई टी। अब इस वी आई टी ये दो कम्बिनेशन से आया, और ये दो कम्बिनेशन किस बेस पे हैं, अब ये दो इसको कंपोजिट, क्या ये हमारे पास कंपोजिट एरर बना, कंपोजिट एरर। अब ये कंपोजिट एरर क्या है, ये कम्बिनेशन इन दोनों का था। तो अब हम अगर इस इक्वेशन पे रिग्रेशन रन करते हैं, तो अगर ये कोई एजम्पशंस वायलेट करती है, देन हमारे पास क्या होगा, अगर ये कोरिलेट नहीं करती किस चीज़ के साथ, ये जो कंपोजिट है ये कोरिलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ नहीं करती, लेकिन अब ये क्या, ये इस सिचुएशन में वो क्या है कि बाइस ना हो, बट क्या हो, इनकंसिस्टेंस हो, हमारे पास बाइस्ड ना हो, बिल्कुल इस रिग्रेशन को हम रन करें लेकिन ये बाइस ना हो, लेकिन क्या हो, बट क्या हो, इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट हो। तो इसकी वजह से फिर क्या हमारे पास अब रियल जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी हमारे पास, वो ये होगी कि एक या एक से ज़्यादा जो वेरिएबल है वो कोरिलेट किस चीज़ के साथ करेंगे, अनऑब्जर्व जो कोफिशिएंट था जो प्रीवियस, हाँ ये इसके साथ अगर कोरिलेट करते हैं, देन हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास इशू आएगी। तो इस वजह से फिर हम कह सकते हैं कि क्या वो इशू क्या होगी, या हमारे पास ये जो वेरिएबल है एरर टर्म है वो क्या हो, फॉर एग्जांपल वी आई टी एंड वी आई एस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। अब लेकिन क्या t इज़ नॉट इक्वल टू एस, इसका क्या कि हमारे पास जो अनऑब्जर्व फैक्टर है वो क्या करता है, वो इंक्लूड करता है किस चीज़ को, जो हेट्रोजिनाइटी है वो इंक्लूड करता है ऑटो कोरिलेशन को, ऑटो कोरिलेशन इशू को। देन हम क्या करते हैं, अब फिर ये हमारे पास ऑटो कोरिलेशन का इशू क्या, इसको हैंडल करने के लिए हम फिर क्या करते हैं कि ये हम फिर इस वे में पूल्ड ओएलएस में हैंडल नहीं कर सकते हेट्रोजिनाइटी इफ़ेक्ट, या हम जो ऑटो कोरिलेशन का इशू हो। तो इसके लिए फिर क्या हम क्या करते हैं कि हम कोई और मेथड यूज़ करेंगे जब हमारे पास ये इशू आएंगे। तो स्टिल अब तक जो हमने ज़िक्र किया सिर्फ हमने हेट्रोजिनाइटी, अब हेट्रोजिनाइटी इन दिस वे, ये जो तरीका हमने अपनाया वो गुड वे नहीं है। अब इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, फिक्स्ड इफ़ेक्ट या फिर रैंडम इफ़ेक्ट, वो बेस करता है ऑन द डेटा। तो इसी तरह जो हमने और ऑल जो इंटरेस्ट है कि हम अटेंशन किस चीज़ के लिए, कि हमारे पास कोई भी एजम्पशंस वायलेट ना करती हो, और अगर वायलेट करते हैं तो उसमें वो मॉडल हमारे पास क्या है, सेटिस्फाइड, हमारे पास इनकंसिस्टेंट होता है। बट इन सम सिचुएशन वो हमारे पास क्या होता है
कि बाइस नहीं होता लेकिन वो इनकंसिस्टेंट होता है, देन भी हमारे पास क्या होगा, फिर हम उस रिज़ल्ट पे यकीन नहीं कर सकेंगे। तो ये क्या, ये हमारे पास पूल्ड ओएलएस था। इसके बाद हमारे पास फिक्स्ड इफ़ेक्ट है, और जो फिक्स्ड इफ़ेक्ट है वो हम किस चीज़ के लिए, कि हम अनऑब्जर्व जो या हेट्रोजिनाइटी इफ़ेक्ट को किस तरह कैप्चर कर सकेंगे या नहीं, तो वो हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह।